Hello students, starting the first unit of your microeconomics book, Introduction to Microeconomics. Let's first understand what is economy. An economy is a system of organization and institutions that either facilitate or play a role in production and distribution of goods and services in the society. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी किसका सिस्टम है? ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन का, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो या तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन खुद करे या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. इकोनॉमिक्स डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. इकोनॉमी ये भी बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में. ये सोसाइटी मतलब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है. They determine the value of goods or services, and they even determine what sorts of things can be traded or bartered for this goods and services. ये उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू भी बताती है इकोनॉमी, और साथ ही उस गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में क्या देना है वो भी डिटरमाइन करती है. इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में फर्क है. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स and that scare means have alternative uses. Economics किसकी स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर की. Where there is a relationship between ends and scare means. Scare means क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेस. जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनको ह्यूमंस के बीच में कैसे बांटना है उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स है, और वो लिमिटेड रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं. इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे. क्लियर है? अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि दोनों समझ में आ जाए. माइक्रोइकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एन इकोनॉमिक एज अ होल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई आता है. आई का मतलब इंडिविजुअल की स्टडी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए आता है. ए का मतलब एग्रीगेट की स्टडी. एग्रीगेट मतलब पूरी इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी, पूरी सोसाइटी की स्टडी एक साथ करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री की अपन स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और सारी इंडस्ट्री की एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. एग्रीगेशन क्या है? इट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट. देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. एग्जांपल एन इंडस्ट्री इज अ एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल. देयर इज अ vast degree of aggregation. Example, economy is aggregate of all industries. अभी मैंने बताया एक इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो वो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, मतलब लिमिटेड है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है. क्यों? क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज को एक साथ पढ़ना है, तो वो बहुत बड़ा पार्ट है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है? इट डील्स विद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज. और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड रिलेटेड प्रिंसिपल पॉलिसीज. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको कैसे अलोकेट करना है, उसको कैसे बांटना है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है. और लेवल इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम और ये सब संभालना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है. टूल्स ऑफ स्टडी क्या है? द मेन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में the main instrument of study macroeconomics problems are aggregate demand और aggregate supply. Microeconomics individual की स्टडी है, इसलिए individual demand और individual supply पढ़ेंगे. और macroeconomics aggregate की स्टडी है, इसलिए aggregate demand और aggregate supply इसके टूल्स हैं. आगे और डिफरेंस देखते हैं. डिटर्मिनेंट, प्राइस इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन प्राइस निकालेंगे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम, इनकम इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. मेथड ऑफ स्टडी क्या है? इट यूजेस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, दैट इज इट शोज अफेक्ट ऑफ वन फैक्टर ऑन द स्टडी अज्यूमिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम एज इंटरडिपेंडेंस अमंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक टोटल इनकम, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन एक्सेट्रा इज स्टडीज. माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन एक बार में सिर्फ सिंगल फैक्टर लेंगे और बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबको अपन अज्यूम कर लेंगे कि वो अनचेंज्ड है, इक्वल है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे वेरिएबल एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, सारे फैक्टर्स एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यूज करता है. अल्टरनेटिव नेम्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसमें प्राइस डिटर्मिनेंट है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट इनकम है.
माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब है स्मॉल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की है इसलिए वो स्मॉल है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल की है इसलिए वो लार्ज है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस which occurs because of scarcity of resources. The economic problem arises because people have unlimited desires, but the resources to satisfy the desire is limited. Therefore, satisfying all human needs are difficult with the limited resources. Economic problem है क्या? जो कंट्री के पास अवेलेबल रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब कोई भी ह्यूमन की वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं होती है, अगर एक फुलफिल होगी तो दूसरी आ जाती है। तो जो ह्यूमन के नीड्स और वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड ही है, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज के भी अल्टरनेट यूजेस है, तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है अलोकेशन करना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आई? ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है लिमिटेड रिसोर्सेज से, और लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अल्टरनेटिव यूजेस है, तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कॉजेस क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। Resources like labor, land, capital, etc. are insufficient as compared to the demand. Therefore, the economy cannot provide everything that people wants. जो land, labor, capital वगैरह जो भी resources है वो insufficient है, वो human के unlimited wants को fulfill करने के लिए insufficient है। Scarcity मतलब demand ज़्यादा है resources की उसकी supply से, तो वो scarcity है। Unlimited human wants क्या है? Human being demands and wants are unlimited and never ends, which means they will never be satisfied. If a person one wants is satisfied, they will start tempting some new desire. People wants are unlimited and keep multiplying, therefore cannot satisfy because of the limited resources. जो ह्यूमन के wants है वो कभी खत्म नहीं होते हैं। अगर एक want फुलफिल हो गया तो नया डिजायर आ जाता है, नई इच्छा हो जाती है। अगर आज आपको आइसक्रीम खानी है तो आज आपको आइसक्रीम खिला देंगे तो अगले दिन आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हो जाएगी। तो ह्यूमन के वांट्स कभी खत्म नहीं होते। अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज बीइंग स्केयर, दे आर पुट इनटू डिफरेंट यूजेस, सो टू मेक अ चॉइस अमंग द रिसोर्सेज आर एसेंशियल। फॉर इंस्टेंस, पेट्रोल इज नॉट ओनली यूज्ड इन द व्हीकल बट इज आल्सो यूज्ड इन द जनरेटर, रनिंग मशीन एक्सेट्रा। सो नाउ इकोनॉमिक शुड मेक अ चॉइस विद इन द अल्टरनेटिव यूजेस। जितने भी रिसोर्सेज है उन सबके अल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल का सिर्फ गाड़ी में ही काम नहीं आता है, उससे जनरेटर भी चलते हैं, मशीन्स वगैरह भी चलती है। पेट्रोल के अल्टरनेटिव यूजेस तो है, अब वो इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि किस चीज़ के लिए कितना रिसोर्स एलोकेट करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में गया। अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब ये प्रॉब्लम्स जो है वो हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस देखते हैं। ए कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। एक कंट्री के लिए हर गुड्स प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड ही है। इट हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उनको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और कौन सा गुड प्रोड्यूस नहीं करना है। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ फार्मर हैज़ अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फार्मर हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन 2 गुड्स वेदर इट ग्रो राइस और व्हीट। अगर किसी फार्मर के पास एक ही पीस ऑफ लैंड है, थोड़ी सी जमीन है, तो फार्मर उसमें राइस और व्हीट दोनों साथ में नहीं उगा सकता है, इसलिए उनको डिसाइड करना पड़ता है या तो वो राइस उगा या व्हीट उगा। सिमिलरली, ऑल गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वेदर टू एलोकेट फंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिव गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और इफ बोथ देन व्हाट प्रोपोर्शन। मतलब गवर्नमेंट को भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि डिफेंसिव गुड्स बना है या फिर कंज्यूमर गुड्स बना है। अगर दोनों बनाने हैं तो वो किस प्रोपोर्शन में बना है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है। पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है? दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस की क्या प्रॉब्लम है? कौन से टेक्निक से प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। 2 टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो हाउ टू प्रोड्यूस की क्या प्रॉब्लम है कि वो कौन से टेक्निक का यूज करे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लेकिन काम बहुत धीरे होगा, और अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे तो सारी मशीन्स का वर्क हो जाएगा, तो मशीन्स का वर्क होने से लेबरों को कम काम मिलेगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव यूज करने से
काम जल्दी जल्दी होगा क्योंकि मशीन ह्यूमन से जल्दी काम करती है। तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा लेकिन लेबर्स का नुकसान होगा। तो ये डिसाइड करना कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें, ये एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट वेरियस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। लेबर में एम्प्लॉयमेंट तो प्रमोट होगा लेकिन काम धीरे धीरे होगा। और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो एफिशिएंसी एंड ग्रोथ मिलेगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एक लास्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ ऑल द पीपल। सोसाइटी हर पीपल की हर वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। Therefore, it has to decide who should get how much of the total output of goods and services. इसलिए उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किस पर्सन को कितना गुड्स और सर्विस मिलेगा। जितना भी टोटल आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज का, उसका एलोकेशन, ये प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी हैज़ टू मेक चॉइस वेदर लग्जरी गुड और नॉर्मल गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन डायरेक्टली रिलेट्स टू द परचेसिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब सोसाइटी को ये डिसाइड करना है कि लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें या नॉर्मल गुड्स जो नीडफुल गुड्स है उसको उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करें। क्लियर है? तो 3 सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 तो मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी जो हर किसी की प्रॉब्लम है। अब अदर प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एफिशिएंट यूज और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। Efficiency of production means maximum possible amount of goods and services are being produced with available resources. Efficiency use मतलब क्या है कि जितना भी available resources है उससे maximum amount प्रोड्यूस करना, goods and services की maximum amount प्रोड्यूस करना, वो efficiency use है। अगर कोई भी resources waste नहीं होगा तो वो fuller utilization कहलाएगा। The resources are already scarce in relation to the need for them, and therefore an economy has to ensure that the resources do not remain underutilized. Their underemployment is nothing but wastage of resources. मतलब अगर जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका भी अगर फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगी। और वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसमें भी अपन वेस्ट करना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए एफिशिएंट यूज होना चाहिए और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है? इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी सो दैट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। मतलब अगर रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो पाएगा और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी इकोनॉमी की। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? प्रॉब्लम समझ में आ गई तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फैक्टर in its next best alternative use or it is the cost of foregone alternatives. Opportunity क्या है? Cost of next best alternative. Example से समझते हैं। A person is working in college A at a salary of 70,000 per month. He has 2 more options to work. To work in college C at 65,000 per month and to work in college D at 62,000 per month. एक पर्सन है जो अभी फिलहाल कॉलेज ए में काम कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है? 70,000 पर मंथ। वो भले ही ऑलरेडी जो सबसे अच्छी कॉलेज सैलरी ऑफर कर रही है उसमें काम कर रहा है, लेकिन उसने ये 65,000 वाले ऑप्शन भी छोड़ा है और 62,000 वाला भी ऑप्शन भी छोड़ा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर वो ए में काम नहीं करता तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता? कॉलेज सी में काम करना, क्योंकि वहाँ पे 65,000 मिल रहा है। तो ये जो 65,000 की सैलरी है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन कॉलेज ए इज 65,000. That is salary he would be get in college C, cost of foregone alternative, because it is the value of next best alternative between college C and college D. Next best alternative समझ में आया? मतलब अगर वहाँ पे काम नहीं कर रहा होता तो कहाँ काम कर रहा होता? वो सारे ऑप्शनों में से जो भी बेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। It is defined as the value of the benefit that is sacrificed by choosing an alternative. उसने 65,000 छोड़ के 70,000 वाली ली, उसने 65,000 का अल्टरनेटिव 70,000 में लिया, तो उसने क्या सेक्रीफाइस किया? 65,000 पर मंथ। तो ये जो 65,000 पर मंथ है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट दैट इज बीन सेक्रीफाइस्ड बाय चूजिंग एन अल्टरनेटिव। वी कैन ऑल्सो से दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स विच हैज बीन गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी। मतलब अगर 2 कमोडिटी प्रोड्यूस करने की अपने पास ऑप्शंस थे, उसमें से अपन ने एक चूज किया, तो जो चूज किया वो तो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा फॉरगॉन किया, जो अपन ने सेक्रीफाइस किया, जो दूसरा ऑप्शन अपन ने नहीं चूज किया, वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी।
It is also known as opportunity lost or transfer earning of a factor. Clear है opportunity cost. Marginal opportunity cost पढ़ लेते हैं. MOC. MOC is the loss of output of one commodity when a unit more than one commodity is produced by shifting resources from one good to another good. For example, इकोनॉमी में दो commodity प्रोड्यूस हो रही है, X और Y. तो अगर अपन X को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो अपन को Y से रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है. Y से रिसोर्सेज लेंगे तो Y के अंदर कमोडिटी की आउटपुट कम हो जाएगी और X की बढ़ जाएगी. तो ये जो शिफ्ट हुआ Y से X में, Y से रिसोर्स लेके जो X में अपन ने शिफ्ट किया, वो शिफ्टिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ सेक्रीफाइस. अपन जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक कमोडिटी की एक यूनिट प्रोड्यूस करने में दूसरी कमोडिटी में जितना लॉस हो रहा है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वही रेट ऑफ सेक्रीफाइस है. इफ द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर, it is obvious that there will be a loss in production in one good in order to increase the output of other. This loss marginal opportunity cost, which is technically termed as marginal rate of transformation. ये marginal opportunity cost के लिए technical term क्या use करते हैं? Marginal rate of transformation. MRT is a rate at which unit of output of one good is sacrificed to produce one more unit of other good. MRT क्या है? Unit of one good sacrificed अपॉन यूनिट ऑफ अनदर गुड गेन और प्रोड्यूस. तो मतलब y की कमोडिटी में जितना भी लॉस हुआ है वो अपॉन x की जितनी भी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है. तो चेंज इन y, ये साइन ट्राइंगल जैसा साइन वो चेंज का है, उसको चेंज इन बोलते हैं. तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x वो MRT है. क्लियर है? अब अगले लेक्चर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड पढ़ेंगे. थैंक यू.